जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछली वीडियो में हमने अपना पॉलिटी का चैप्टर 1 कोल्ड वॉर को स्टार्ट कर दिया था और आज पुराने चैप्टर में पुरानी शर्ट के साथ दूसरा पार्ट लेकर नया पार्ट लेकर हम आ गए हैं। ये हाय मिटा दिया जाए भाई साहब। ठीक है, अब हम आज करने वाले हैं पार्ट सेकंड। किस चीज़ का? कोल्ड वॉर का। ठीक है भैया, कोल्ड वॉर का पार्ट सेकंड आज हम करेंगे और एक छोटा सा रिवीजन पिछले का ले लेते हैं। ठीक है भाई, पिछले में क्या किया था हमने? पिछले में बहुत ही अच्छा हम ओवरव्यू बना चुके हैं पिछले पार्ट में। ठीक है भैया, कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर क्या होता है वो बताया मैंने। कोल्ड वॉर होता है जब आइसक्रीम से आइसक्रीम से लड़ाई होती है, उसको कोल्ड वॉर कहते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। जब युद्ध को बड़े यानी कि बम गोले बहुत कम लेवल पे युद्ध हो या ना हो, उसको कोल्ड वॉर कहते हैं। ठीक है, एक तो वो हो गया। कोल्ड वॉर किसके बीच में था? यूएस से यूएसएसआर के बीच में था। क्या प्रॉब्लम थी? क्यूबन क्राइसिस जो था। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से सारी बातें, हम दुनिया को 2 पावर ब्लॉक्स में बांटा था। सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो था कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम क्या था भाई? सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था 1939 और इंडिया आज़ाद कब हुआ था भाई? इंडिया आज़ाद होने के थोड़ा सा पहले ये ख़त्म हो गया था। ठीक है भैया, इंडिया आज़ाद हुआ 47 में। लेकिन दोस्तों हम ये बात कह सकते हैं कि इंडिया की आज़ादी में वर्ल्ड वॉर का बहुत बड़ा योगदान था। जी हाँ, क्योंकि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जो अलाइड पावर, 2 गुटों में दुनिया बटी हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, अलाइड और एक्सिस में। अलाइड में ब्रिटेन भी था, अमेरिका भी था, रशिया भी था। अलाइड जो ग्रुप था, ठीक है, उसमें जिस दूसरे ग्रुप में, जो अलाइड ग्रुप में ब्रिटेन था, ब्रिटेन वहाँ पे पूरी दुनिया से लड़ने में भिड़ा हुआ है। जर्मनी में हिटलर ने उनकी नाक में दम करके रखा है। तो इंडिया पे उनका अपने यहाँ पे कंट्रोल कम होता जा रहा है, पैसे की दिक्कत आ रही है, सब कुछ हो रहा है। तो बहुत बड़ा रीज़न 1944 में जब ये ख़त्म हुआ तो उसके ही कुछ साल बाद जब इंडिया को लग गया कि ठीक है भैया अब तो हम आज़ाद होने वाले हैं। तो ये इसमें बहुत बड़ा रोल था। लेकिन इसके बाद ही दुनिया यूएसए यूएसएसआर के बीच में 2 ब्लॉक्स को बांट दिया गया। आज अगर मैं चाहूँ तो आपको, अगर आप कहो तो मैं एक छोटा सा मैप बना के, रफ मैप बना के आपको बता देता हूँ कि दुनिया का क्या सीन था। हालांकि हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, लेकिन फिर भी बता देते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देते हैं। हाँ तो बच्चों, भाई साहब हम लेंगे आज कला का बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाएंगे। ठीक है, रफ मैप दिखाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए, जरूरी नहीं है पूरा मैप बनाएंगे। देखो भाई, दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट की जो शेप है वो लगभग ट्रायंगल शेप में है। ठीक है भैया, इस बात को याद रख लेना, इस बात को कोई नहीं भूलेगा। भूलने पर क्या है? भूलने पर कुछ भी बक्कल तारा जा सकता है भाई साहब। ठीक है, ओ ये क्या ट्रायंगल बना दिए भाई साहब, बताएंगे। सब्र रखो, क्या रखो? सब्र। ठीक है भैया, ये हो गया है और ये हो गया है और ये एक आ गया है। ये ट्रायंगल ही है। दुनिया के ज़्यादातर जो कॉन्टिनेंट है वो ट्रायंगल ही है। इसके पीछे का रीज़न आप मेरे साथ ज्योग्राफी जब पढ़ोगे मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। ठीक है भैया, ये भी ट्रायंगल है भाई साहब, नीचे चला जाएगा ज़्यादा। चलो बना देंगे भाई। देखो ये मत देखना तुम, बिल्कुल एग्जैक्ट है नहीं, सिर्फ समझाने के लिए ये बनाया जा रहा है। ठीक है भैया, ये मैंने पूरी दुनिया को बना दिया है। पूरी दुनिया कैसी हो सकती है ये भाई? देखो ये नॉर्थ अमेरिका है या नहीं है बताओ? तो मैं मम्मी कसम में झूठ मत बोलना, नॉर्थ अमेरिका ही है ना ये, है ना? देखो बिल्कुल ऐसे ही है, नॉर्थ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका। ठीक है, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, ये यूरोप हो गया। ठीक है, और ये एशिया हो गया। और यहाँ पे कहीं पे चाहो तो ऑस्ट्रेलिया ले लो, मत लो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कोई सीन इसमें है नहीं। ठीक है, ये हमारे सारे कॉन्टिनेंट इसमें आ गए हैं। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर की जब बात हुई थी, कहाँ से बात हुई थी? अमेरिका यहाँ पे है, यूरोप का बड़ा सा एरिया जो है ये रशिया का है, इससे भी ज़्यादा ही है। ठीक है, ये उस टाइम पे यूएसएसआर है। ठीक है, ये यहाँ पे अपने इसके बीच में जो है नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे यूएसए है। इन दोनों ने पूरी दुनिया की नाक में दम करके रखा है कि भाई दुनिया की पावर हम है, दुनिया की पावर हम है। ना तो पावर ये है ना पावर ये है, लेकिन पूरी दुनिया को पूरे हिस्से में 2 हिस्सों में बांट दिया है। 2 हिस्सों में कैसे बांट दिया भाई? देखो ये जो हिस्सा है लगभग इतना एरिया, ठीक है, यूरोप का भी आधा। ठीक है, ये तो ये ले गया अपने कब्जे में। ये बोल रहा है कि ये आएगा नाटो, बताएंगे नाटो क्या होता है। ठीक है, ये तो है नाटो कंट्रीज। ठीक है भैया, और ये जो बाकी इधर का बच गया, ठीक है, अब इधर का जो आधा बच गया है, ये किसका आ गया? अब आधा बचा हुआ है, इसके बारे में बताएंगे। ये अब ये यूएसएसआर बोल रहा है कि भाई ये है हमारा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे वार्सो। ठीक है, ये अपने आप को इस पैक्ट के अंदर, इस एग्रीमेंट के अंदर इन दोस्तों को लेके आ रहा है। अभी देखो ये थोड़ा सा मार्कर एक सेम यूज़ करने से थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अलग यूज़ कर रहे थे। हालांकि कल पहले ही क्लास में मैंने अपने 2 मार्कर ख़राब कर दिए, क्योंकि क्लास लेने के बाद उनको मैं खुला रख के चला गया था। तो अपने 2 मार्कर को तो बली मैंने पहले ही क्लास में दी थी, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। अपने पास हरा रंग जिंदाबाद है, देखते हैं चलता है नहीं चलता। ठीक है भाई, समझ जाओ। ठीक है, दोबारा बना देंगे कहो तो। ठीक है, ये वाला एरिया किसका आ गया? ठीक है, ये वाला एरिया आ गया है अब नाटो का। और ये वाला एरिया किसका आ गया है?
ये वाला एरिया देखो भाई नहीं जल रहा है ना, देखो कर दिया है, कल इसकी बलि चल गई है। ये वाला जो है ये अब वार्सो वाला जो दो ब्लॉक, यूएसए वाला ब्लॉक और यूएसएसआर वाला ब्लॉक, पूरी दुनिया को बांट दिया गया है। अब आप कहोगे कि भी ये बच गया, ये तो किसी के अंडर नहीं आया। जी हाँ, ये किसी के अंडर नहीं आया, इस वाले एरिया को जिसमें इंडिया भी आता है। आज इंडिया की एंट्री करा देंगे, आज इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। इंडिया इसमें आ गया है और इसमें क्या था, ये आता है नाम के तहत। इसमें से भी हालांकि कुछ कंट्रियाँ इनमें मिली हुई है, लेकिन अगर हम रफली देखते हैं तो ये इधर का एरिया जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ये नाटो है, ये जो ईस्टर्न वर्ल्ड है ये वार्सो है। जो किसी की तरफ नहीं है उसको हम नाम बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी कि किसी भी देश की तरफ, किसी भी गुट की तरफ ये देश नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे इसके बारे में बहुत अच्छा पढ़ेंगे, क्योंकि चाचा नेहरू हमारे बहुत दिमागदार आदमी थे। चाचा नेहरू ने कुछ गलतियां भी की लेकिन कुछ बहुत अच्छे काम भी किए, जिसमें ये नाम भी आता है। बहुत अच्छे कामों में हमने किसी की तरफ नहीं, आज के टाइम में तुम देखोगे इंडिया की रशिया से भी दोस्ती है और इंडिया की अमेरिका से भी दोस्ती है, वो सारा का सारा इसी की वजह से है। ठीक है भैया, मैंने बताया था इतिहास पॉलिटी सारी आपस में बहुत अच्छे से कनेक्ट है और प्रेजेंट उसी के हिसाब से चल रहा है दुनिया का। ठीक है भैया, अब नाम के तहत, अब ये नाम क्या है ये हम बताएंगे, अच्छे से अभी पढ़ेंगे। तो अभी हम नाटो के बारे में आते हैं। पहले नाटो क्या था भाई, नाटो था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक क्या हुआ भाई, ये जो है ये वाला जो बीच का ये समुंदर है, यहाँ पे ओशियन है। ये कौन सा समुंदर है, मम्मी कसम में झूठ मत बोलना, ये अटलांटिक है नहीं है, ये अटलांटिक ओशियन है। ठीक है भैया, ये अटलांटिक है, ये पैसिफिक है, ये इंडियन है। ठीक है, तो बाकी इतना नहीं जाते, ये अटलांटिक ओशियन है। और अटलांटिक ओशियन का ये कौन सा हिस्सा है, देखो ऊपर वाला एरिया नॉर्थ होता नहीं होता, बताओ, ये नीचे वाला साउथ होता नहीं होता है। तो ये नॉर्थ अटलांटिक जो ग्रुप बना हुआ है, जो इसमें यूएसए की तरफ है, इनको नाटो बोलते हैं। ठीक है, और जो बाकी अब नाटो को इन्होंने गठन कर दिया है, नाटो का गठन अमेरिका के करने के बाद भाई इनको लगा कि भाई हमें भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अब यूएसएसआर ने भी अपना वार्सो वो बना दिया है, ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है, जिसमें इसने भी अपनी कुछ कंट्रियों को अपने अंडर रखना है, यानी कि हम तुम्हें सेफ्टी देंगे, तुम हमें जो भी हम तुमसे मांगे मदद करो हमारी। ठीक है, दोनों आपस में कोऑपरेट करके चलेंगे। तो भाई सारी बात कहाँ से आती है, बात अब आती है कि इनको जरूरत क्यों है। ये यूएस जब इतना पावरफुल अपने आप को बता रहा है तो और देशों की क्या जरूरत है इनको। ठीक है, अब ये इसको अपना पावरफुल बता रहा है, इनको और देशों की क्या जरूरत है। भाई साहब जरूरत इसलिए है, लड़ाई लड़नी है, हथियार बनाने हैं। ठीक है, उनको ऊपर हमला करने के लिए आसपास से जल्दी हमला होगा, यहाँ से लॉन्च करने से अच्छा आसपास से लॉन्च करेंगे। तो ये जो मेन रीज़न था, इसके पीछे क्या रीज़न हो गया भाई, इन कंट्रीज़ को क्या चाहिए, ऑयल चाहिए। ठीक है, एक दूसरी कंट्री से, अब किन की बातें कर रहा हूँ मैं, दोनों की, नाटो की भी बातें कर रहे हैं और वार्सो की भी, कि ये छोटी छोटी कंट्रीज़ को भी अपने साथ मिलाने के लिए उतने उतावले है क्यों, क्या रीज़न है ये इतने पागल हो रखे हैं। इसका रीज़न है भाई, एक इनको ऑयल चाहिए दूसरी कंट्री से, क्योंकि ऑयल के बिना नहीं होगा। ठीक है, जहाज़ भी ऑयल से जाएंगे, इनके जो भी खर्चा जो है ऑयल से होगा। ठीक है, और एक लॉन्च करने का। अब मान लेते हैं कि भैया मैंने बताया था, सारी बात तो यहीं से शुरू हुई थी, जब क्यूबा में जब मिसाइल यूएसएसआर ने डिप्लॉय की थी, मैंने जब बताया था पिछली वीडियो में, तो सारी दिक्कत तो यहीं से हुई थी कि ये तो हमारे बिल्कुल पास यूएसएसआर ने कर दिया, ये कल मिनटों में हमला करा देगा। तो ये भी चाहता है कि हम भी इसके पास कहीं पे ऐसा कुछ बनाए कि हम मिनटों में हमला कर दें इनके ऊपर। तो एक लॉन्च करने के लिए इनको जगह चाहिए, तो छोटी छोटी कंट्रीज को अपने साथ लाना पड़ेगा। ठीक है, और भाई एक स्पाई हो सकता है। ठीक है, स्पाई मतलब जासूसी। ठीक है भाई, इनको जासूसी करनी है। अब यूएसए को पता करना है कि भाई यहाँ पे कहाँ पे इनकी मिसाइल है, कितनी इनकी सेना है, क्या इनके मन में चल रहा है। तो इनके आसपास ही तो कहीं पे लोग बागों को चाहिए, तो इनके आसपास ही कंट्रियों में तो ये अपना वो बनाएंगे कि ताकि पता कर सके कि एक दूसरे देशों में क्या हो रहा है। ठीक है, तो भाई स्पाई करने के लिए और क्या हो सकता है भाई, पैसा भी तो चाहिए हैं, अपने एक्सपेंसेस जो है, अपने खर्चे जो है उनको भी तो पूरा करना है। अब ये हज़ारों की तादाद में परमाणु बनाने लग रहे हैं दोनों के दोनों देश, अपने पैसे थोड़ी बनाएंगे, दूसरों को डर दिखाएंगे कि वो तेरे को ख़त्म कर देगा, ये कर देगा, तो थोड़ा सा मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद करूँ, ऐसे ही तो पैसा चलेगा। दुनिया ऐसे ही तो, दुनिया का जो है बिल्कुल नुकसान कर रखा है इन दोनों देशों ने, अपने आप हज़ारों बनाए बैठे हैं परमाणु बम। और देखना इसके बाद क्या होगा, नाटो और ये वार्सो क्या करेंगे आपस में, पूरी दुनिया को डर दिखाने के बाद खुद तो जखीरे बना लिए, हज़ारों में अपने परमाणु बम बना लिए, लेकिन दुनिया को फिर क्या बोला कि अब दुनिया में कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। देख रहे हो भाई कितने साने हैं। फिर ये लेके आते हैं LTBT, यानी कि लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी लेके आते हैं। ये दोनों देश बोलते हैं कि भाई कोई भी देश एक दूसरे, मतलब कि अब इससे क्या होगा भाई, सभी देश अगर ऐसे हथियार बनाएंगे तो दुनिया के लिए खतरा हो जाएगा, सब लोग डर के माहौल में रहेंगे। ठीक है, तो हम एक एक्ट लेके आते हैं, इसके ट्रीटी कर लेते हैं, इसके तहत अब कोई भी आगे से कोई भी परमाणु को इस्तेमाल नहीं करेगा। तो भाई साहब अपने चाचा नेहरू ने यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया। चाचा नेहरू ने बोला हम इस पर साइन नहीं करेंगे। ठीक है भैया, हम इस पर साइन क्यों नहीं करेंगे, अब आपको पता है कि इंडिया ने भी अपना पोखरान में जब अपना परमाणु परीक्षण किया था, पूरी दुनिया ने अब उस टाइम पे आलोचना की थी।
ठीक है। और आज के टाइम पे भी कोई भी देश कहीं पे अपने यहाँ परमाणु करता है तो अमेरिका सबसे पहले पहुंच जाता है कि कर देंगे भाई, बैन लगा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। लेकिन अब ये देखो, अपने पास हजारों लाखों के बम लिए बैठे हैं लेकिन औरों को नहीं रखने दे रहे। इनकी बात कोई दुनिया ने ज़्यादातर ने मानी नहीं, कुछ देशों ने मानी, ठीक है, मान ली। ऐसे ही कुछ और भी लेके आए ये, ठीक है, एक दो ऐसे करके लाते रहे कि भाई आने वाले समय में हम डिसआर्मेंट कर लेते हैं, मतलब कि जो हमारे पास बम बारूद है उसको उनको आराम से तबाह करने की कोशिश कर लेते हैं। तो इंडिया ने बोला ठीक है भाई, अब थोड़ा सा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं कि इंडिया बोल रहा है यूएसए और यूएसएसआर से, ठीक है भाई तुम्हें बम को जो करना है करो, लेकिन हम क्या करेंगे, ये जो तुम्हारे बम हैं इनको हमें दे दो, जो तुम्हारे पास पुराने हैं। हम इनको जाती बार हम अपने घर जा रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ से अपने घर की तरफ आएंगे, हम रास्ते में ओशन में फेंके चले जाएंगे, तुम अपने सारे बम हमें दे दो। ये बोले नहीं हम नहीं देंगे, हमारे तो हमारे पास रहने दो, तुम मत बनाना बस। अब इंडिया बोला अच्छा चाचा जी ऐसे बोले, ऐसे कैसे हैं, हम भी इंडियंस हैं, हमने नहीं मानी इनकी बात। तो आज के ज़माने में हमारे पास परमाणु है तो इसका हमें एक बहुत अच्छा फ़ायदा भी है, क्योंकि परमाणु होने से युद्ध नहीं हो पाता। ये कोल्ड वॉर भी तो क्यों था, कोल्ड वॉर हॉट वॉर में क्यों नहीं बदली, क्योंकि दोनों के पास पावर बहुत ज़्यादा है। इनको पता है कि जीत का क्लेम कोई नहीं कर पाएगा, अगर एक दूसरे को ख़त्म भी कर देता है तो दूसरा भी खुशी मनाने की तो उसमें रहेगा नहीं, सिचुएशन में रहेगा नहीं। एक अगर यूएसएसआर को भी हरा देता है, कोई सा किसी को हराता है, तो दूसरे के पास इतनी शक्ति या इतने रिसोर्स नहीं बचेगा कि वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सके खुशहाल तरीके से। तो कोई भी नहीं चाहता कि इसी परमाणु के डर की वजह से ही तो ये कोल्ड वॉर में रह गया। ऐसे ही अब तुम इंडिया पाकिस्तान में लगा लो, ठीक है, दूसरे दिन युद्ध की होते रहते हैं, मैं तेरे ऊपर परमाणु छोड़ दूंगा, मैं तेरे ऊपर परमाणु छोड़ दूंगा। तो इसकी वजह से युद्ध नहीं होता ना कि परमाणु से आम जनता का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो कोई भी देश वो अपने आप को ये जो नहीं अपने आप को बदनामी देना चाहता, जो यूएसए ने जापान पे छोड़ने के बाद बदनामी पूरी दुनिया से ली थी। तो इसलिए ये परमाणु जो शांति के लिए बोला जा सकता है कि शांति के लिए ताकतवर होना जरूरी है, ठीक है भाई। ये हमने अब इसके बारे में पढ़ लिया है। अब देखते हैं इंडिया का एंट्री करा देते हैं भाई, बहुत देर होगी, ठीक है, तालियां बजानी शुरू हो जाए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अब आगे है इंडिया की एंट्री और वो किसके थ्रू आएगी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब दुनिया बोलेगी यूएसए के मेरी तरफ आ, यूएसएसआर बोलेगा मेरी तरफ आ, इंडिया को दिखाएगा दोनों को ठेंगा, बोला नहीं तेरी तरफ आते, नहीं तेरी तरफ आते, हम रहेंगे अपने अलग। अब इंडिया ने ये नाम का क्यों भाई इंडिया ने एक्सेप्ट किया, देखो भाई आज इसको पहले ही आपके सामने बंद करूँगा पहले, ठीक है भाई। डेली की डेली 2 कहीं मैं बलि चढ़ाने लगा तो चल गया काम, ठीक है। अब एक बंद करके रख दिया, इससे काम करेंगे। अब कहो तो इसको मिटा दो भाई, है भाई, कह दो यार प्लीज़, इसमें कहाँ से सारा लिखेंगे, समझ जाना भाई। राइटिंग के लिए मैं हमेशा बोर्ड को लास्ट तक ऐसा कर ही दूँगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि शुरुआत कहाँ से हुई थी और एंड कहाँ पे कर दिया, लेकिन पूरी वीडियो देखोगे तो सब समझ में आएगा, क्योंकि समझ में ऐसा ही तो बिठाना है। वीडियो को 1-2 बार देख लेना। बाकी बच्चों एक बात और बता दूं, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेना, मतलब रिवीजन हम कराएंगे, टेस्ट सीरीज़ हम कराएंगे, क्वेश्चन पेपर सोल्व हम कराएंगे, बुक के क्वेश्चन हम कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कराएंगे। तो दिक्कत किसी चीज़ की नहीं है। 90 अबव बोला है तो 90 अबव दिला के रहेंगे, सिर्फ बन के रहना है हमारे साथ, तो ठीक है। अब कहाँ पे बात आ गई है, अब इंडिया की एंट्री हो चुकी है। इंडिया कहाँ पे, एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ पड़ता है, ठीक है। इंडिया का मैप भी बना के दिखा देंगे आपको कहो तो, ठीक है। हालांकि एक इंडिया का छोटा सा बना लेते हैं, ठीक है। ये इंडिया का मैप आ गया है, ठीक है भाई, पूरा नहीं बनाया, नॉर्थ इंडिया नहीं बनाया हमने। अब इंडिया का इसमें रोल आ गया है, इंडिया ने अपने अंडर अपने आप को रखा है नाम के अंडर। नाम, इसका नाम कैसे है, इसका नाम ऐसे है जैसे आम आदमी पार्टी का नाम आप है और आप आपको वोट देते हो, ऐसे ही इसका नाम है, ठीक है भाई। ये थोड़ा सरकाज़म था, कोई बात नहीं, हंसी नहीं आई तो, लेकिन फिर भी अब इंडिया ने नाम के अंडर अपने आप को एक अलग से संस्था बनाई। इसका रीज़न क्या था, दुनिया बोल रही है कि भाई तुम तो हो बड़े ही, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे इतने, मतलब कि बड़े बड़े ट्रीटी हो रही है इंटरनेशनल, पूरी दुनिया एक दूसरे से भिड़ने को, एक दूसरे के खिलाफ कैसे भी कुछ भी, और तुम इंटरनेशनल अरीना में आने ही नहीं चाहते, तुम इंटरनेशनल जो डिसीजन चल रहे हो उसमें अपने आप को दूरी करके बैठे हो। अब इंडिया का क्या कहना है, इंडिया बोल रहे भाई अब तुम्हारी तो लड़ाई चल गई है 1945 में, ये ख़त्म होते के साथ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के साथ ही तुम्हारी तो लड़ाई छूट गई, हो गई शुरू, ठीक है भाई। तुम तो पहले से आज़ाद हो रखे हो, 1700 1750 से आज़ाद हो रखे हो, 200 साल तुम्हें आज़ाद हुए हो लिए, और भाई हमें तो आज़ादी अभी मिली है 1947 में, और तुम कह रहे हो कि भाई हम इसकी तरफ बढ़ जाए, हम इसकी तरफ बढ़ जाए। भाई हम अपना देखें या तुम्हारा देखें कि तुम्हारी आपस की लड़ाई कैसी है। तो इंडिया ने बोला भाई हम किसी के साथ नहीं देंगे, हमें करना है अपने यहाँ पे डेवलपमेंट, ठीक है भैया, अपने घर में डेवलपमेंट करेंगे। हम औरों के घर के क्यों रोले में जाके अपने सिर फुड़वाना, हमारे बस की नहीं है। हम अपना घर सुधारेंगे फिर किसी की तरफ आएंगे।
तो क्या इसका मतलब ये हो गया इसमें इंडिया अकेला नहीं था? पहली बात, और भी बहुत सारे देश थे, वो फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे सारा बताएंगे, लेकिन पहले अभी थोड़ा सा इसका किस्सा समझ लेते हैं। अब बात सारी आ गई कि इंडिया किसी की तरफ नहीं गया, इंडिया ने उसका रीज़न बता दिया कि भाई हमें अपने यहाँ पे डेवलपमेंट करना है, हम अभी अभी तो आज़ाद हुए हैं, हम कहाँ से तो दूसरों के पंगे में फंसेंगे, हम नहीं जा रहे कहीं पर भी, तो हम डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहे हैं। अब दुनिया क्या बोल रही है? इंडिया को क्रिटिसाइज किया जा रहा है दुनिया के द्वारा कि भाई तुम तो अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हो, ठीक है भैया, नेशनल इंटरेस्ट पहली बात तो देखता कौन नहीं, तुम इस बात पे कौन क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो? तुम अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हो, तुम अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हो, और इंडिया ने अपना देख लिया, तुम ये बोल रहे हो तुम अपना नेशनल इंटरेस्ट क्यों देख रहे हो? क्रिटिसाइज कर रहे हो इंडिया को कि अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हुए तुम इंटरनेशनल लेवल की जो इंपॉर्टेंट जो चल रहा है उस पर तुम ध्यान नहीं दे रहे। तो इंडिया बोल रहा है कि भाई हम तो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे, जिस पे जो होता हो कर लो। नहीं, ऐसा नहीं बोला था भाई, देखो बताएंगे क्या था। अब इंडिया को ये क्रिटिसाइज किया गया तुम अपना खुद के फायदे में हो। इंडिया को ये भी बोला गया कि भाई तुम अपनी तीसरा वर्ल्ड बना रहे हो, ठीक है भैया। एक बात और बताता हूँ, थर्ड वर्ल्ड बोला जाता है इसको, शायद मैंने अभी बताया भी, नहीं बताया तो फिर से बताता हूँ कि जो ये किसी की तरफ नहीं, तो इसको थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं आज के ज़माने में। थर्ड वर्ल्ड या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इनको कुछ भी नाम दिया जा सकता है, ठीक है। अब इंडिया को ठीक है, अब इंडिया बोल रहा है कि भाई तुम्हारा तो अपना खुद का रोला है, मैं अपने घर को सुधार रहा हूँ, लेकिन भाई इंडिया का ये भी तो मानना है कि अब दुनिया कहेगी कि इंडिया तो आइसोलेशन में जा रहा है। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है भाई? अब कोरोना काल में तुमने आइसोलेशन ही सुना होगा, और क्या सुना है? आइसोलेशन ही सुना है हर जगह। आइसोलेशन का मतलब ये तो कह रहे हैं कि दुनिया से अलग थलग है इंडिया, मतलब कि दुनिया जिस डिसीजन में जा रही है इंडिया उसको नहीं दे रहा, तो अलग थलग है इंडिया। जी नहीं, इंडिया आइसोलेशन बिल्कुल भी नहीं है। यह बोला जा रहा है कि इंडिया न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रल किसी की तरफ नहीं है। भाई ऐसा भी नहीं है, इंडिया न्यूट्रल कैसे हो सकता है? अब मैं बताता हूँ इंडिया का इसमें मेन रोल क्या था। इतना किसी का भी नहीं है जितना इंडिया का या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का इसमें जो कोल्ड वॉर में रोल रहेगा, सबसे बड़ा रोल रहेगा इनका। कैसे रहेगा भाई? देखो, अब इन दोनों को अपने एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, बिल्कुल 1% भी, 0% ट्रस्ट के साथ दोनों एक दूसरे के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। अब इनको कुछ मान ले ट्रीटी करनी है, अब यूएसए बोल रहा है कि शांति चाहते हैं, ये बोल रहा है शांति चाहते हैं, लेकिन मन में दोनों के डर है कि जैसे ही मैं शांति करूँगा ये मेरे ऊपर हमला कर देगा। तो बीच में कोई सो थर्ड मैन चाहिए ना, थर्ड मैन भी तो ऊपर से देख के बताएगा। थर्ड मैन मर्ड वाली भी तो करवाते हैं ना, हैं? मर्ड वाली भी तो होनी चाहिए दोनों के बीच में, तो मांड वाली करवाने के लिए इंडिया आता है बीच में। इंडिया बोलता है कि भाई दोनों के बीच में जो लिंक इंडिया ने स्थापित किया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाले देशों ने, इन दोनों के साथ गुट निरपेक्ष वाले देशों ने इन दोनों के साथ अपना वो शुरू कर दिया है कि भाई तुम दोनों अब आपस में जो भी बातें कर रहे हैं हमारे थ्रू करना। दोनों में शांति स्थापित की। कोल्ड वॉर बनाए रखने में इंडिया का बड़ा योगदान है। होने को तो हॉट वॉर भी हो सकती थी कभी भी, लेकिन इंडिया दोनों को समझाता रहता था, ना बेटा शांत हो जा, उसको मैं तू बता मेरे से मैसेज दे, मैं उसको बता दूंगा, उसको बोला तू मेरे को मैसेज दे, मैं उसको बता दूँ। तो इंडिया ने दोनों को शांत करके रखा हुआ है, ठीक है। इंडिया का सबसे बड़ा रोल हुआ नहीं हुआ, ठीक है। इंडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। कोल्ड वॉर में जो दुनिया बोलती है कि आइसोलेशन में इंडिया थी या फिर इंडिया न्यूट्रल था, तो इंडिया कुछ भी नहीं था। और इंडिया का इससे क्या फ़ायदा था भाई? इंडिया का इससे फ़ायदा एक तो ये था, अभी तो ये बोल रहे हैं कि तुम अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पे बातें कर नहीं रहे, लेकिन भाई साहब इंटरनेशनल डिसीजन इंडिया से लिए जा रहे हैं। इंडिया बता रहा है कि दोनों के बीच में क्या ट्रीटी होगी। इंडिया दोनों के बीच में अपना ठेकेदार बन के बैठा है कि हम बताएंगे तुम्हें कि एक दूसरे के ऊपर युद्ध मत करो, तुम्हें इससे कब बात करनी है, मांड वाली हम करवाएंगे। तो इंडिया ने क्या बोल रखा है? इंडिया इंटरनेशनल डिसीजन लेने में इंडिया बिल्कुल सक्षम है। भाई देखो, मैं हर चीज़ का शॉर्ट फॉर्म इसलिए लिखता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप किताबी कीड़े बनो, मैं नहीं चाहता कि हर चीज़ को ऐसे रटा जाए। सुनते रहो कहानी की तरह, दिमाग में बैठ जाएगा। और एक बार में नहीं बैठेगा, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना वीडियो, ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, 20 मिनट की है। अब पूरी ऐसे देख लो, दूसरी बार 2 की स्पीड से चला देना और 10 मिनट में हो जाएगी। और लेकिन दिमाग में बातें बैठ जाएगी सारी की सारी, ठीक है भाई। जो मैं बीच में बकवास करता हूँ उसको स्किप कर देना, दोबारा जब देखो एक बार तो देख लेना भाई, ठीक है। बकवास भी करनी जरूरी है। तो भाई इंडिया इंटरनेशनल डिसीजन में मेन रोल अदा कर रहा है या नहीं कर रहा है? बताओ, कर रहा है ना। अब इंडिया क्या है, अब पूरी दुनिया में आज के ज़माने में भी इंडिया का यही रोल है। सॉफ्ट पावर सुना होगा भाई इंडिया का, नहीं सुना बता देते हैं। इंडिया को सॉफ्ट पावर कंट्री कहा जाता है क्योंकि इंडिया किसी को पैसे के दम पे या फिर किसी को आर्मी के दम पे नहीं धमकाता। इंडिया अपनी डिप्लोमेसी के दम पे पूरी दुनिया से काम निकलवा लेता है, ठीक है भाई। तो इंटरनेशनल डिसीजन में इंडिया का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। और नाम कंट्रीज़ कौन कौन सी थी? अब इनका फाउंडिंग जो थी उसमें सिर्फ इंडिया नहीं थी, 4-5 कंट्रीज़ और भी थी। हाँ तो भाई दोस्तों, जैसे मैं बता रहा था कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में फाउंडिंग जो आदमी थे वो 4-5 थे, ठीक है। एक तो अपने JB टिटो साहब, ठीक है भैया। टिटो साहब कहाँ से थे? ये यूगोस्लाविया से थे, ठीक है। यूगोस्लाविया से अपने टिटो साहब है, ठीक है। नेहरू जी अपने वन एंड ग्रेट इंडिया से है, ठीक है भैया। कहाँ से? ग्रेट एंड ग्रेट इंडिया से नेहरू जी थे, ठीक है। इसमें जो जिन्होंने फाउंडिंग जो बोल सकते हैं नाम की, ठीक है। और उसके बाद JA नासिर, ये कहाँ से थे भाई साहब? ये इजिप्ट से थे, ठीक है। ये सुकामू साहब कहाँ से थे? ये अपने
इंडोनेशिया से थे, और ये अपने के नक्रुमा साहब कहाँ से थे, ये अपने घाना से थे, ठीक है। अब मतलब कि अफ्रीका से, एशिया से, ठीक है, सारे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया, ठीक है। ये लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक आज के ज़माने में अगर बोला जाए तो एशिया वाली कंडीशन थोड़ी सी इनकी है, यानी कि पैसा थोड़ा कम है। दुनिया में पैसा सारा तो कौन लिए बैठा है, नॉर्थ अमेरिका लिए बैठा है या यूरोप लेके बैठा है। हालांकि बाकी दुनिया में भी अब थोड़ा सा समझ आ गई है, लेकिन उस टाइम पे देखा जाए तो सबको ये जो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और जो ये एशिया था, इनके गरीब होने का रीज़न क्या है कि सबसे अभी लेटेस्ट इनको आज़ादी मिली है, औरों को बाकी को बहुत पहले आज़ादी मिल चुकी है। तो इन सब ने मिलकर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया, ठीक है भैया। अब इन्होंने क्या किया, इनको एक ये भी लेके आना पड़ा, इसको बोलते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इसको न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इसलिए बोलते हैं कि भाई इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, पैसे से लेना देना, ठीक है। अब ये कंट्री तो क्या है, डेवलप्ड है नहीं, ये सारी जो कंट्री है अब ये डेवलप नहीं है। अब इनका क्या है कि पूरी दुनिया का पैसा तो वो लिए बैठे हैं, अब इनको भी तो अपने कुछ हिसाब से कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने अपना एक नया ऑर्डर बनाया है ताकि हम अपने आप से ट्रेड जो वगैरह है, अपनी ट्रेड के हिसाब से अपने एक दूसरे को क्या बोलते हैं फ़ायदा पहुंचाएंगे, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज़ को अपना बोलेंगे कि तुम हमारे लिए, हमारे प्रोडक्ट्स के लिए अपनी मार्केट खोलो, ठीक है। आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो एक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर लेके आए। हालांकि ये ज़्यादा कुछ सक्सेसफुल रहा नहीं, क्योंकि एक जो है ना यूनिटी नहीं हो पाई इन सारे देशों के बीच में, ठीक है भाई। देखो अब वो बात बोलते हैं ना कि तंगी में तो लड़ाई होती है, तो वही बात है कि ये दोनों ये जो कंट्री थी 4-5 इसमें थी। हालांकि बाद में तो ये लगभग 100 से ऊपर कंट्री चली गई थी अपनी नाम में, ठीक है भाई। इसकी जो पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें तो सिर्फ और सिर्फ जहाँ तक मेरे को याद है 25-26 कुछ इसमें कंट्रीज थी, ठीक है। लेकिन बाद में जब इसकी अब 2006 में लेटेस्ट जब इसकी बैठक हुई है उसमें 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया है, ठीक है। तो भैया अब ये जो है, अब ये जो थोड़ा सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि एक तो वेस्टर्न कंट्रीज़ को दिख गया कि भाई ये अपना न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर बनाएंगे, हम कैसे बनाने थे। वो पावरफुल आदमी तो इनको वैसे दबा दिया, एक इनकी आपस में यूनिटी थी नहीं, तो इनका आपस में कुछ इतनी बातें बनी नहीं। तो भाई साहब हमने इंडिया का रोल पढ़ लिया है, इंडिया वन एंड ओनली ग्रेट इंडिया का रोल हमने कोल्ड वॉर में पढ़ लिया है। चाचा नेहरू जी के जो काम किए थे हमने पढ़ लिया है। चाचा नेहरू ने एक तो नाम में अपने आप को जो है अपना फाउंडिंग जो उसके थे मेंबर्स उसमें अपने आप को रखा, और नेहरू जी ने और क्या किया भाई, जो एलटीबीटी टाइप जो ये लेके आ रहे थे, ठीक है, जो ऐसे ट्रीटीज लेके आ रहे थे, उनसे अपने आप को बाहर रखा, जो आज के लिए इंडिया के लिए फ़ायदा है। आज का अगर अब भी आप न्यूज़ आगे देखोगे ना, 1 महीने पहले की, 1 हफ्ते पहले की, आने वाले 1 हफ्ते की, रहना यही है। रशिया ने अमेरिका को धमकाया, ठीक है भैया, इंडिया चाइना के बीच में। अब चाइना का देखो भाई, इसमें भी दोहरा रूप है। इसमें दोहरा रूप ये है कि चाइना, जैसे मैंने पहली वीडियो में ही बताया था, चाइना कौन सी आइडियोलॉजी को साथ रखता है, चाइना बोलता है सोशलिज्म की तरफ, जिसको रशिया का झुकाव भी जो सोशलिज्म की तरफ है, ठीक है। इसमें तो इनका थोड़ा सा अलग है दोनों का सोशलिज्म, लेकिन चाइना भी उसी की तरफ है। और ये जो अमेरिका टाइप है ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो चाइना उस टाइम पे अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से है तो यूएसएसआर की तरफ, लेकिन एक कार्टून आपकी बुक में बनाया हुआ है, बड़ा मज़ेदार कार्टून है, मतलब कि बेवफाई का हद दिखा रखी है उसमें, बिल्कुल एक बार देखती है आपकी हंसी छूटेगी। तो ये चाइना के जो है उसमें दिखा रखा है तो यूएसएसआर की तरफ, लेकिन पीछे से वो उसको तरफ यूएसए का हाथ पकड़ के बैठा हुआ है, तो कुछ ऐसा दिखा रखा, देख लेना बुक में। तो भाई चाइना का तो दोहरा चरित्र हमेशा से रहा है, ठीक है भाई, कभी किसी का कभी किसी का। हालांकि इंटरनेशनल दुनिया में होता ही है, कोई भी देश किसी का सगा नहीं होता। जब किसी को जिससे ज़्यादा फायदा होता है उसकी तरफ जाता है, जिससे कम होता है उसकी तरफ से झुकाव थोड़ा कम हो जाता है। अब इंडिया रशिया की रिलेशन बहुत पुरानी है, ठीक है। इंडिया ने तो इस टाइम पे भी, जब इसमें नाम के अंडर होने के बाद भी अपना फ्रेंडशिप ट्रीटी कर ली थी यूएसएसआर के साथ, लेकिन इंडिया ने साफ बोल दिया था भाई देखिए नॉर्मल ट्रीटी, नॉर्मल अपनी फ्रेंडशिप है, मैं किसी से फ्रेंडशिप रखूँ लेकिन मैं किसी गुट की तरफ नहीं जा रहा, मेरे रशिया से अच्छे रिलेशन रहने हैं। अब भाई अगला चैप्टर क्या है, अगला चैप्टर में ये ध्रुवीकरण का अंत होगा, पोलराइजेशन का अंत होगा। दो ये बर्लिन की दीवार जो हमने बताई थी, इमरान खान अंटी वाली बर्लिन की दीवार, जापान वाली, जी नहीं जापान वाली नहीं, जर्मनी वाली, जो इमरान खान ने जापान बोला था, तो जापान वाली बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया जाएगा। एंड ऑफ पोलराइजेशन अगली वीडियो में, अगले चैप्टर में कर देंगे, और नए चैप्टर में नई सेट के साथ, नए मार्कर के साथ, ठीक है भाई, कर देंगे इसको शुरू। और आज की वीडियो में इतना था, क्वेश्चन आंसर हम करा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रिवीजन भी करा देंगे। वीडियो को अच्छे से देख लेना अगर एक बारी में, क्योंकि मैं कभी लिखने में ज़्यादा विश्वास करता नहीं हूँ। अब मैं लिख के चला जाऊँगा, आप उसको उतार लेगा, दोबारा आपको पढ़ना है नहीं, उसको पढ़ भी लोगे तो वो दोबारा ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि कैसे कैसे
कैसे क्या था क्योंकि दोबारा पूरा इतना कहानी, तो इसलिए मैंने शुरुआत से ही ऐसी कहानी बना के चली है कि अंत तक हर चीज़ को कनेक्ट हो जाएंगे। और इतना मतलब कि दोबारा वीडियो देख लेना बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। और नंबर कितने लाने हैं 90 अबव। और जो थोड़ा सा 1 2 3 बार वीडियो को देखता है और जो बिल्कुल शुरुआत से आखिर तक बना रहेगा 95 अबव भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि मोटिवेशन वीडियो भी हम लेके आएंगे आपके लिए, क्योंकि हम अपने नालायक बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते, सबको 90 के पार ले जाके ही छोड़ेंगे। ठीक है भाई, तब तक के लिए अगली वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए इसको अच्छे से देखो। नोट्स अपनी भाषा में चाहो तो बना लो, ठीक है, बुक में से एक आध बार उसमें रिवीजन कर लेना, क्योंकि उसमें कार्टून वगैरह दिखाए हुए हैं, पिक्चर वगैरह देख के मज़ा आ जाता है, उसमें थोड़ा सा आइडिया भी हो जाता है कि बुक में थोड़ा सा पिक्चर्स दिखाई हुई है ना, पिक्चर से बहुत अच्छा पिक्चर दिखाने को मैं यहाँ भी दिखा सकता हूँ स्मार्ट बोर्ड लगा के, लेकिन जो फायदा अपने इस वाले मैप में है ना भाई साहब, हैं जो फीलिंग अपने इस वाले इंडिया के मैप में आती है ना, वो उनमें नहीं आती। ठीक है, तो अपना वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जब तक के लिए वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दो बहुत दबा के। जय हिंद।